जी, ठीक कह रहे हैं आप लोग। तो जो हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि हम किस कॉस्ट पर, किस बेसिस पर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको लेबर उठा के वहां पे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे एक्सपोर्टेबल सेक्टर के लिए। तो इसका मतलब आपको अपने यहाँ जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो आपको कम करना ही पड़ेगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर रियल कॉस्ट से मतलब क्या है? रियल कॉस्ट मीन देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वास्तविक लागत, वो है क्या एक्चुअली? ये आपकी अवसर लागत है, जो कि आपका क्या है? अवसर लागत आप किस सेंस में बात कर रहे हो? कि निर्यात वाली वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए त्याग की गई घरेलू उत्पादन की मात्रा ही क्या होगी? अवसर लागत होगी निर्यात वाली गुड के लिए। ठीक, तो यहाँ आपका मतलब क्या होता है? रियल कॉस्ट इज सैक्रिफाइस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू एक्सपोर्टेबल यूनिट। कि आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस हो रहा है, जो त्याग कर रहे हैं घरेलू उत्पादन का, वही क्या है? एक्सपोर्टेबल एक्स्ट्रा जो आप एक्सपोर्ट वाली यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो जब हम रियल कॉस्ट के सेंस में बात करते हैं, तब जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, जहां पर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? R इज इक्वल्स टू S डॉट R X। S यहाँ पर क्या है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगातार एक्सपोर्ट की, ठीक है, कि आप एक्सपोर्ट की कमोडिटी में क्या कर रहे हो? बेटरमेंट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में। तो S यहाँ पर है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, जैसे ही आपने कहा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो रियल कॉस्ट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंगल फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला था? x डॉट x सॉरी n डॉट एक्स जेड। n आपका नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था, एग्जिट आपका क्या था? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इनटू आर एक्स। n को आप और क्या लिख सकते हो? xp अपॉन mp इंटू xz इंटू आर एक्स इंटू 100। ठीक, अब यहाँ पर आर एक्स क्या है? बाकी सबकी मीनिंग आपको पता है। आर एक्स की मीनिंग क्या होती है? इंडेक्स ऑफ डिसयूटिलिटी सफर्ड पर यूनिट ऑफ रिसोर्स जो आपने हटाए हैं डोमेस्टिक सेक्टर से। मतलब आप आर मतलब क्या कह रहे हो यहाँ पर? कि ये उस डिसयूटिलिटी का इंडेक्स है जो आपको उपयोगिता नहीं मिल पा रही है। किस वजह से? क्योंकि आपने घरेलू रिसोर्सेस को हटाकर एक्स्ट्रा यूनिट जो एक्सपोर्ट पे आप एम्प्लॉय कर रहे हो उसकी वजह से जो डिसयूटिलिटी हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं आर एक्स। तो मतलब आर एक्स आपका क्या है? डिसयूटिलिटी इंडेक्स। और ये डिसयूटिलिटी किस सेंस में हो रही है? क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लग रही है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि आप घरेलू संसाधन मतलब घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में से संसाधनों को हटा रहे हैं, उसकी वजह से जो डिसयूटिलिटी हो रही है उसको हम कह रहे हैं आर एक्स। क्लियर है रियल कॉस्ट? आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चंस के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि रियल कॉस्ट का फॉर्मूला ये होगा, या आपसे थोड़ा सा ब्रेक करके ये भी पूछा जा सकता है, क्या आपसे थोड़ा सा और ब्रेक करके इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक, युक्ति फॉर्मूला इसका है R इज इक्वल्स टू S इंटू आर एक्स। एक्स मत हम S की बात कर रहे हैं, S बता रहा है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड की। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड हम कब यूज कर रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि आप नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में करेक्शन करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है या फिर एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आता है। तो आपने जब एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी की बात करी, तो एस का फॉर्मूला हमारा क्या था? एन इंटू एक्स जेड, और आर एक्स आपका पहले से दिया हुआ है। एन को हम और ब्रेक कर सकते हैं, एक्स पी अपॉन एम पी इंटू 100 लिखकर, इंटू एक्स जेड आपका दिखा रहा है एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को,
और आर एक्स आपका क्या दिखा रहा है पूरे फॉर्मूले में कि जो आपको डिसयूटिलिटी हो रही है, डिसयूटिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन से आप रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए आप रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, उसके कारण जो डिसयूटिलिटी हो रही है उसको हम आर एक्स से मेजर कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? डिसयूटिलिटी इंडेक्स को शो करेगा आर एक्स। तो आपका जो लास्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो है आपका यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी डिसयूटिलिटी की बात कर चुके हैं, तो यूटिलिटी आपकी क्या होगी? जब आपको डिसयूटिलिटी ना हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, जो आपको हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था, रिसोर्सेज हट रहे थे, उसकी वजह से जो आपका लॉस था, जो डिसयूटिलिटी थी, समहाउ अगर हम उसे करेक्ट कर पाए तो वो हमारा यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में काउंट होता है। तो व्हेन द रियल कॉस्ट इज करेक्टेड फॉर द रिलेटिव डिजायरेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट and of the domestic goods whose consumption is sacrificed for the use of resources in export promotion। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जब आप रियल कॉस्ट में करेक्शन कर रहे हो, क्योंकि रियल कॉस्ट आपका क्या था? रियल कॉस्ट मतलब आप बात ही ये कर रहे थे कि आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी कि रियल कॉस्ट आपकी क्या थी? डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो हार्म हो रहा था, जो कम हो रहा था डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आप उसकी बात कर रहे थे। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप किस में करेक्शन करोगे? आर में। आर मतलब रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आर में हम करेक्शन कैसे करते हैं? फॉर द रिलेटिव डिजायरेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट एंड ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स। मतलब जब हम यहाँ पर डिजायरेबिलिटी की बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की, रियल कॉस्ट में हम एक्सपोर्ट के प्रमोशन की बात कर रहे थे। यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्योंकि ये रियल कॉस्ट पे बेस्ड है आपका, तो एक्सपोर्ट वाला पार्ट तो है ही, बट हम ये भी बात कर रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इंपोर्ट की क्वालिटी को एनहांस करने की भी बात करें, या कितनी डिजायरेबिलिटी है इंपोर्ट को बढ़ाने की। अगर कंट्री में, आपकी कंट्री चाहती है कुछ कमोडिटी को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन चाहती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे भी पॉपुलेशन होती है, कुछ ऐसी क्लास बिलोंग करती है जो इम्पोर्टेबल आइटम को यूज करेगी। तो उस इम्पोर्टेबल आइटम को अभी हमने क्या किया था? इग्नोर किया था रियल कॉस्ट में। यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या करता है? उसको भी ऐड करता है कि रिलेटिव डिजायरेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट भी यहाँ पर ऐड होगा, कि लोगों की इंपोर्ट के लिए जो क्वालिटी के लिए डिजायरेबिलिटी है वो यहाँ पर ऐड होगा। प्लस हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो सैक्रिफाइस किया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, जो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात कर रहे थे, जो उसको सैक्रिफाइस किया है, उस सैक्रिफाइस को भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। तब हम यहाँ पर यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करेंगे। तब हमें क्या मिलता है? यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? जो आपका टीयू है, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड यूटिलिटी सेंस, या फिर यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, हम कह रहे हैं टीयू इज इक्वल्स टू आर इंटू यू है। ठीक, आर आपका क्या दिखा रहा है? रियल कॉस्ट को शो कर रहा है, जब भी हमने ऊपर पढ़ा। तो रियल कॉस्ट किससे आपका बिलोंग कर रहा है? आर से। एंड यू आपका क्या दिखा रहा है? इंडेक्स ऑफ रिलेटिव यूटिलिटी फ्रॉम इंपोर्ट एंड गुड्स, जो कि आपने डोमेस्टिक गुड्स फॉरगॉन, मतलब कि जो इंडेक्स आपका शो करेगा, जो आपको इंपोर्ट से यूटिलिटी मिल रही है, वो जो आप डिजायर कर रहे थे इंपोर्ट को, उसको शो करेगा। और जो आपको क्या मिला था? जो डोमेस्टिक गुड से आपकी यूटिलिटी जा रही है, जो आपने डोमेस्टिक गुड को त्याग किया है, ठीक है, जो आप फॉरगॉन कर रहे हो डोमेस्टिक गुड का प्रोडक्शन, उसको आप ले रहे हो साथ में। इन दोनों की रिलेटिवनेस को आप एक साथ मेजर करके जो इंडेक्स बनाते हो, वो इंडेक्स आपका यू से शो होगा। तो यू बेसिकली आपका क्या दिखा रहा है? जो हमने इंपोर्ट को इग्नोर किया था रियल कॉस्ट में, उसको हम लेकर आ रहे हैं कि लोगों की डिजायरेबिलिटी क्या है इंपोर्ट के लिए, वो, और डोमेस्टिक गुड आपका जा रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, उसको, इन दोनों को मिलाकर आपका एक इंडेक्स प्रिपेयर होता है, जिसको कि हम यू से शो करेंगे। आर का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर ही देखा है, हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो पहला जो आपका फॉर्मूला बनता है टी यू का, वो आपका आर इंटू यू। ठीक, सेकेंड चीज आप इसको क्या लिख सकते हैं? एस डॉट आर एक्स डॉट यू, ये भी लिखा जा सकता है इसको। अब एस आपको पता है, एस मतलब सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन डॉट एक्स डॉट
RX डॉट U। ठीक, एक और तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, बताइए फोर्थ फॉर्मूला और क्या हो सकता है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का। यहाँ तक अगर मैंने लिख दिया N इंटू एक्स जेड इंटू आर एक्स इंटू यू, तो एक फॉर्मूला आप बता सकते हैं हम इसको और क्या लिख सकते हैं। दैट इज कि आप एक्स पी अपॉन एम पी इंटू एक्स जेड इंटू आर एक्स इंटू यू को आप यूज करें, क्योंकि एन को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, एक्सपोर्टेबल प्राइस, इम्पोर्टेबल प्राइस इंटू एक्स जेड इंटू आर एक्स इंटू यू इंटू 100। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला हो सकता है। तो आपको अगर एक फॉर्मूला ध्यान है तो आप उसके बेसिस पे 3-4 फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो, और ये सारे आपके उसमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक, यू का मतलब ये है यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रिलेटिव यूटिलिटी फ्रॉम इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक गुड्स फॉरगॉन, कि जो आप कह रहे हो कि इंपोर्ट की जो डिजायरेबिलिटी है उससे जो यूटिलिटी मिल रही है, और जो डोमेस्टिक आपका सैक्रिफाइस हो रहा है प्रोडक्शन, उन दोनों को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको कि हम यू से यहाँ पर सिग्निफाई कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है। नेम दैट इज रॉबर्टसन, DH रॉबर्टसन। तो ये आपका टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट है, जिसमें हम बेसिकली 7 टाइप्स पढ़ते हैं, और इन 7 टाइप्स में से आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम आपसे शुरू के 3 ही पूछे जाते हैं, नेट, ग्रॉस एंड इनकम। इन 3 में ही आपसे बेसिकली पूछा जाता है, लेकिन पता आपको सारे होने चाहिए। तो ये 7 टाइप्स आपको डिस्कस करने हैं, चाहे आपसे वाइवा में पूछा जाए, चाहे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, लॉन्ग में तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर आता है तो 7 टाइप्स को आपको डिस्कस करना पड़ेगा विद फॉर्मूला एंड डेफिनेशन, कि फॉर्मूले का मतलब क्या है और इन सारी चीजों का मतलब क्या है जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हैं इनको। यू आपका है इंडेक्स ऑफ रिलेटिव यूटिलिटी फ्रॉम इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक गुड्स फॉरगॉन, मतलब आप इस यू के थ्रू आप इसको सूचकांक को दिखा रहे हैं, ऐसा सूचकांक आप बना रहे हैं जिसमें 2 एलिमेंट हैं आपके। पहला क्या है, रिलेटिव डिजायरेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट, कि इंपोर्ट कितना करना चाहती है कंट्री, उसकी डिजायरेबिलिटी कितनी है, और उसके साथ हम यूज करते हैं जो डोमेस्टिक गुड का कंजम्पशन आपका सैक्रिफाइस हुआ है फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि आप जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन या प्रोडक्शन को आप रिड्यूस कर रहे थे उसको, और प्लस इंपोर्ट की डिजायरेबिलिटी, इन दोनों को मिक्स करके आप एक इंडेक्स बनाते हैं जिसको कि हम यू बोल रहे हैं। क्लियर है। युक्ति R इंटू यू एक्स आप लिखोगे जब, तब यहाँ पर 100 नहीं इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि आप 100 यहाँ पर तब इंक्लूड कर रहे हो जब आप फॉर्मूले को ब्रेक करते जा रहे हो। तो जब आप यहाँ पर n को ले आओगे तो आप n के बाद इसको ऐड कर सकते हो 100 को। आगे बढ़े, आप लोगों को क्लियर हो यहाँ तक तो। ओके, इम्पोर्टेंस ये है इसकी संजय कि आपको ये पता होना चाहिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कितने टाइप की होती है, और जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो उस ट्रेड का बेसिस क्या होता है, कौन सी टर्म्स ऑफ ट्रेड को वो यूज कर रही हैं, क्योंकि जब दो नेशंस आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो वो किस रेट पर नेगोशिएट कर रहे हैं, तो थियोरेटिकली जो टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स हैं वो आपके यही टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स होते हैं। तो आप वहां पे जब आप पढ़ोगे कि इस वाले टर्म्स ऑफ ट्रेड के बेसिस पे ट्रेड हो रहा है, तब आपके समझ में आता है कि कौन वाले टर्म्स ऑफ ट्रेड की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि एक टर्म्स ऑफ ट्रेड दूसरे से अलग कैसे है आप तभी डिफरेंशिएट कर पाओगे जब आपने सातों पढ़ी होंगी।
तो जो भी दो देश प्रैक्टिकल में, अगर आप इसका अप्लाइड पार्ट देखो तो एक्चुअली में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों के बीच में डिसाइड हो रही है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड इन्हीं टर्म्स ऑफ ट्रेड में से डिसाइड होगी। तो जो भी दो देशों के बीच में अगर ट्रेड होगा तो कुछ ना कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी ही। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट हमें देखना है वो हमें देखना है कि फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्त को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। भले ही आपके लेक्चर लिस्ट पे सब नाम अलग अलग दे रखे हैं टॉपिक के उसमें पर हैं सबके सब आपके एक ही चैप्टर से ही। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को कौन सा चीज प्रभावित कर सकती है, कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो इसमें जो आप पहली चीज पढ़ते हो वो है आपका फर्स्ट थिंग, रेसिप्रोकल डिमांड। तो हम कहते हैं पारस्परिक मांग। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभी तक आप लोग नहीं पढ़ पाए हो। फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी आपने पढ़ा है रेसिप्रोकल डिमांड का टर्म। ठीक, किसकी थ्योरी में आपने पढ़ा था पारस्परिक मांग? जल्दी से सही, किसकी थ्योरी में पढ़ा है आपने पारस्परिक मांग? दैट इज जे स्मिथ। पारस्परिक मांग जब हम कह रहे थे तो हमारा मतलब क्या था पारस्परिक मांग से? हम ये बोल रहे थे कि रेसिप्रोकल डिमांड इज द डिमांड इंटेंसिटी इन कंट्री बी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंट्री ए। ठीक, रेसिप्रोकल या पारस्परिक मांग मतलब हम कह रहे थे कि अगर दो कंट्रीज हैं, पहले हम दिमाग में इस चीज को वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं कि अगर दो कंट्रीज हैं ए एंड बी, ए मान लीजिए एक्स को प्रोड्यूस करती है, स्पेशलाइजेशन करती है, फर्दर एक्सपोर्ट करती है, बी वाई को विशिष्टीकरण करके इसको निर्यात करती है। तो ए का जो प्रोडक्ट है अगर एक्स है और बी का प्रोडक्ट अगर वाई है, तो पारस्परिक मांग क्या बताती है, कंट्री ए में वाई के प्रोडक्ट की कितनी इंटेंसिटी है, डिमांड है, और कंट्री बी में एक्स के प्रोडक्ट की कितनी इंटेंसिटी है। ठीक, तो मतलब जब हम एक देश में किसी दूसरे देश की वस्तु की मांग की तीव्रता को मेजर कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज द पारस्परिक मांग। मतलब हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल डिमांड इज द डिमांड इंटेंसिटी इन वन कंट्री फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंट्री। दैट मीन्स डिमांड इंटेंसिटी इन कंट्री बी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंट्री ए, दैट इज एक्स, कि कंट्री बी में एक्स की मांग की इंटेंसिटी क्या होगी, डिमांड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम कह रहे हैं रेसिप्रोकल डिमांड से हम इसको शो करेंगे। ठीक, तो रेसिप्रोकल डिमांड का और टर्म्स ऑफ ट्रेड का रिलेशन क्या है, हमें बेसिकली ये देखना है। तो इस पॉइंट में हम चार पांच पॉइंट्स पढ़ेंगे जो मेजर पॉइंट है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। देखिएगा जब आप उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम आपका सबका सेम बनेगा, बट सेम डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि सबका एक्सप्लेनेशन सेम होगा। हर एक का एक्सप्लेनेशन डिफर करेगा बट अल्टीमेटली डायग्राम एक बनेगा। तो अगर आपको एक डायग्राम समझ में आ गया है तो आप फिर बाकी के चार पांच पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो इजीली। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है रेसिप्रोकल डिमांड का। ठीक है अब ये मानिए कि अगर हम दो कंट्रीज लेकर चल रहे हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। ठीक है, कंट्री ए का मैं कह रही हूँ जो एक्सपोर्टेबल आइटम है, कंट्री ए मान लीजिए क्लोथ्स को एक्सपोर्ट कर रही है, कपड़ों का निर्यात करती है कंट्री ए, और कंट्री बी का जो निर्यात है एक्सपोर्टेबल आइटम है वो है मान लीजिए स्टील। ठीक, दो ऑप्शन हम लेकर चल रहे हैं, दो प्रोडक्ट है स्टील एंड क्लोथ्स, दो आपकी कंट्रीज हैं ए एंड बी। ठीक, अब क्योंकि हमें रेसिप्रोकल डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ और, हम कौन सा टूल यूज करेंगे, मिल की थ्योरी में कुछ आपने डिफरेंट टूल यूज किया था रेसिप्रोकल डिमांड के साथ। बहुत दिन अभी नहीं हुआ है जेएसएमएल को खत्म हुए, शायद याद होगा आपको।
ऑफर कर, या फिर जिसको हम कह रहे थे प्रस्ताव वक्र। ठीक, तो जहां आपने इंटेंसिटी की बात करी, जहां आपने रेसिप्रोकैलिटी की बात करी, वहां पर ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक करना चाहिए देयर विल बी ऑफर कर, वहां पे आपका ऑफर कर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम मांग की बात करते हैं, हम अगर यहाँ पर देखें डायग्राम के पार्ट पे आए, अगर हम एक्स एक्सिस पे हमने अगर क्लोथ्स लिए हैं और वाई एक्सिस पे स्टील लिया है, और क्लोथ हमें पता है इज एक्सपोर्टेबल आइटम। अगर आप ये लिख रहे हो कि ए एक्सपोर्टेबल आइटम है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि बी का इंपोर्टेबल आइटम होगा। जो कंट्री ए एक्सपोर्ट कर रही है वही कंट्री बी इंपोर्ट कर रही है। तो एक्स एक्सिस चाहे आप ये बोलो कि ए का एक्सपोर्टेबल आइटम है, या आप ये बोलो कि बी का इंपोर्टेबल आइटम है। सिमिलरली जब आप स्टील की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप बी इज एक्सपोर्टेबल लिख सकते हो, जो कंट्री बी निर्यात कर रही है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ए इज इंपोर्टेबल, या फिर आप क्या लिख रहे हो कि ए का आयात किया हुआ वस्तु। ठीक, ध्यान रखिएगा कंट्री ए क्लोथ को कर रही है, कंट्री बी स्टील को कर रही है। और जब आप ऑफर कर्व बनाते हैं, ये आपका कंट्री बी का ऑफर कर्व है सपोज, एंड दिस इज ऑफर कर्व फॉर कंट्री ए। ठीक, कंट्री ए का ऑफर कर्व हमने ओ ए से दिखाया है, कंट्री बी का ऑफर कर्व हमने ओ बी से दिखाया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ डिटरमाइन होगी? इस डायग्राम के हिसाब से टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ पे डिटरमाइन होगी? देखिए, आप लोगों को जो पूछना है आप लोग डायरेक्टली चैट बॉक्स में डाल के पूछिए। आप लोग रेज हैंड करते हैं तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप लोग शौक में रेज हैंड कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप लोग चैट में करिए यहाँ पे मैसेज। तो क्योंकि हमें पता है टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर बोथ द ऑफर कर्व्स विल गेट इंटरसेक्ट। ठीक, तो जहां पर दोनों ऑफर कर्व प्रस्तावक एक दूसरे को काटेंगे, वहां पे आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन डिटरमाइन होती है। तो इसके हिसाब से कहाँ होनी चाहिए? एकदम बीच से जानी चाहिए ये लाइन आपकी, ये है टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन। ठीक, T0 आपकी क्या है मान लेते हैं इनिशियल है, जो कि सपोज पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट P आपका क्या है? इंटरसेक्शन का पॉइंट है। अभिषेक, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? व्यापार के शब्द को नहीं, व्यापार के शर्त को प्रभाव करने वाले कारक किन किन नामों से नहीं जाने जाते हैं? यह आपके हैं व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अभी हम वन बाय वन उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें पहला कारक है आपका पारस्परिक मांग का, रेसिप्रोकल डिमांड आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, तो ये इस जो आप जब इस पॉइंट पी की बात करोगे, T/T लिखा है T0 ठीक है, T0/T0 है कि हमारी इनिशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन शोभा, इसको हम T0 से शो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट P की अगर हम बात करें, ठीक है, पॉइंट P से आपने एक परपेंडिकुलर डाला तो दैट इज OQ, यहां से आप एक लेके आए दैट इज कुछ भी आप नाम दे दीजिए इसको OM। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, इनिशियली जो दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, जो व्यापार की शर्त डिसाइड हो रही है T0, इसमें कंट्री ए जो कि आपका एक्सपोर्ट करेगी क्लोथ को, कितना क्लोथ अपना एक्सपोर्ट कर रही है? OQ, इतना एरिया एक्सपोर्ट कर रही है, और इसके बदले में इंपोर्ट कितना कर रही है? इतना एरिया। मतलब जो व्यापार की शर्त है उसके बेसिस पे क्या डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्रीज, कंट्री ए क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपने क्लोथ लिया है और वो कंट्री ए का एक्सपोर्टेबल है, तो आप कह रहे हो कंट्री ए OQ यूनिट्स अपनी क्लोथ्स की देने को रेडी है, और इसके एक्सचेंज में इसको क्या मिल रहा है? PQ अमाउंट ऑफ स्टील। क्योंकि आप जब परपेंडिकुलर ले रहे हो ये PQ,
ये आपका वाई एक्सिस को दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस क्या है, ए का इम्पोर्ट है। तो कंट्री ए क्या कर रही है,